गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को कंटिन्यू करते हैं। एज़ यू नो अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, कल हमने पढ़ा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी कंपोनेंट्स को डीसी में बदलता है, मींस जो रेक्टिफिकेशन करने के काम में आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर नाम है तो ये क्या करता है, वेव के केवल आधे हिस्से को ही कन्वर्ट कर पाता है डीसी वोल्टेज या करंट के अंदर। चूँकि हमें डायरेक्शन तो जो भी आउटपुट वोल्टेज या करंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल तो होती है कि जैसे अपने रेक्टिफायर से रेक्टिफाई करने के बाद हमें सिर्फ उसका वेव का केवल पॉजिटिव पार्ट प्राप्त होता है, लेकिन क्या होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, जिसकी वजह से हमें फ़िल्टर परिपथ का यूज़ करना पड़ता है। और हमने कल रेक्टिफायर के बारे में जो उसके लिए जो फ्लक्चुएटिंग करंट है उसकी एवरेज वैल्यू या औसत मान निकाला था और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली थी। उसके बाद हमने बात करी थी उसकी एफिशिएंसी की, और आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणांक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एसी करंट या वोल्टेज होती है जिसका हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो आउटपुट के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें केवल उसके आधे हिस्से का, जैसे मान लीजिए ये हमारी वेव है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इस तरीके से मिलता है। केवल क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है उसी का रेक्टिफिकेशन होता है और उसी का दिष्टकरण होता है। ऋणात्मक वाला हिस्सा जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि हमने जो सर्किट यूज़ किया है उसके अंदर जैसे एक ही डायोड जुड़ा हुआ है, तो वो डायोड क्या करता है, जब पॉजिटिव वाला हाफ साइकिल आता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, जिसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो करता है और लोड जो होता है उस पर हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिलती है। और रिवर्स बायस के अंदर जैसे कि हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा और आउटपुट पे हमें कोई वोल्टेज या करंट नहीं मिलती है। ये थोड़ा समराइज हो गया, लास्ट वाला रिकॉल हो गया। अब हम जैसे उर्मिका गुणांक, व्हाट इज़ उर्मिका गुणांक या रिपल फैक्टर, कि जो हमें फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रही है, फ्लक्चुएट करती हुई डीसी फ्लक्चुएट क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अभी भी एसी कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। इसीलिए वो समय के साथ उसका मान जो है वो वेरी कर रहा है। डायरेक्शन तो एक है, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन क्या है उसका मान जो है वो समय के साथ वेरी कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें स्टिल क्या है, एसी कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं। तो यही रेशो कि जो डीसी कंपोनेंट हैं उसके रिस्पेक्ट में कितने एसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो वो रेशो ही क्या कहलाता है, उर्मिका गुणांक या रिपल फैक्टर कहलाता है। एज़ यू नो, हमने लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, स्मूदिंग फिल्टर या उर्मी हारी फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर उर्मी हारी जो रिपल जो फैक्टर हमें मिलेगा, यानी कि जो एसी कंपोनेंट मिलेंगे उनको रिमूव करेंगे वो, ठीक है। इसीलिए उनका नाम क्या है, उर्मी हारी या स्मूदिंग फिल्टर होता है। तो वो रेशो कि कितने एसी कंपोनेंट्स अभी भी मौजूद हैं उन डीसी के अंदर, वही क्या कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है। जैसे कि R इज़ इक्वल टू, रिपल फैक्टर को R से शो करते हैं, R इज़ इक्वल टू निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान और निर्गत औसत या दिष्ट घटक का मान। तो हमने जो करंट का जो डीसी वैल्यू है या जो औसत मान है वो निकाला था, तो R इज़ इक्वल टू IAC बटे IDC। लोड में कुल शक्ति, देखो कुल शक्ति जो होती है वो तो जो इनिशियली, कुल का मतलब ये हो गया, टोटल का मतलब ये हो गया कि इनिशियली जो हमारे सोर्स से सेकेंडरी कोयल जो प्राइमरी कोयल से इस पे इंडक्ट होती है सेकेंडरी कोयल पे, और वोल्टेज, उसके बाद में डायोड है, उसके बाद में क्या है, लोड है। तो इन सब से होकर के
करंट जो है वो गुज़रता है। तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो तो क्या है, टोटल वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू है, जिसके अंदर एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट क्या हैं, मौजूद रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमें आउटपुट पे डीसी कंपोनेंट मिलते हैं और आउटपुट पे हमें कुछ एसी कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि ये टोटल तो जैसे कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, जो कि सोर्स वोल्टेज देगा, वो क्या होती है, उसके सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके सब के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उसके सम के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ये आरएमएस टोटल वैल्यू है तो वो जो डीसी कंपोनेंट हमें मिलेंगे आउटपुट के अंदर, वो प्लस में जो, क्योंकि फ्लक्चुएट कर रही है, इसका मतलब उसमें एसी कंपोनेंट भी है, इसीलिए आई डी सी स्क्वायर आर एल प्लस आई ए सी स्क्वायर आर एल हो जाता है। यहाँ से आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर प्लस आई ए सी स्क्वायर। हमें ए सी वाला कंपोनेंट देखना है। हमें क्या चाहिए, जो ए सी कंपोनेंट हैं वो देख रहे हैं कि कितने मिल रहे हैं, तो टोटल में से डीसी वाला घटा देंगे, आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर का रूट, तो आर इज इक्वल टू आई ए सी बटे आई डी सी। रिपल फैक्टर क्या है कि जो डीसी कंपोनेंट है उनके कंपैरिजन में हमें कितने एसी कंपोनेंट मिल रहे हैं, उनका अनुपात है ये। ठीक है, तो अब आई ए सी के अंदर अगर आप आई डी सी का भाग दोगे, तो जैसे ये आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई ए सी स्क्वायर है और बट्टे में आई डी सी है, तो आई डी सी को आप स्क्वायर करके और रूट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो इधर से तो एक तरफ से तो डी सी रिमूव हो जाएगा, एक तरफ बन जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर बटे आई डी सी स्क्वायर, ये डी सी है नीचे। अब हमारे पास आई आर एम एस की भी वैल्यू है और हमारे पास आई डी सी की भी वैल्यू है। आई डी सी हमने निकाला था आई एम बटे पाई, और जो आई आर एम एस है वो हमने निकाला था आई एम बटे 2। ये लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था। तो इन दोनों का मान रख देंगे। तो इन दोनों का मान रखने के बाद हमें क्या मिलता है, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर रिमूव हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4 बच गया, -1, तो इसका मान आता है 1.21 या 121%। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें जो एसी कंपोनेंट है, देखो ये आर जो गुणांक है उसका मान 121%, 121%, 100% से भी ज़्यादा एसी कंपोनेंट है उसके अंदर। तो दिष्ट धारा के औसत मान से भी अधिक होते हैं एसी कंपोनेंट। अतः फिल्टर किए बिना हाफ वेव रेक्टिफायर किया है एक अच्छी युक्ति नहीं है। हमें डीसी चाहिए और ये डीसी के अंदर एसी मिक्स करके दे रहा है और वो भी 120% से भी ज़्यादा एसी है, तो फिर क्या है, इट्स नॉट गुड विदाउट फ़िल्टर। अगर हम लोग फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो जो ये रिपल फैक्टर है इसका मान थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे ये मे भी एक अच्छी डिवाइस बन जाए फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो रिपल फैक्टर क्या हो गया कि जो आउटपुट के अंदर हमें एसी और डीसी का कॉम्बो मिल रहा है, तो उसमें कितना एसी का हिस्सा है डीसी के कंपैरिजन में, वही क्या कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है। अब आती है वोल्टेज रेगुलेशन, कि जैसे हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है ईडीसी, देखो ईडीसी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, पीछे भी लिखा है, चाहे वहाँ से देख लेना, ईडीसी इज इक्वल टू आई डी सी इंटू आर एल। अब आर एल पे डिपेंड कर रही है ना आउटपुट वोल्टेज, आर एल बदलेंगे तो फिर क्या है, हमारी जो ईडीसी यानी कि जो निर्गत वोल्टता है, क्योंकि वो लोड के सिरों पर ही हम लोग प्राप्त करते हैं, तो उसका मान क्या है, बदलने पर बदलता है। जैसे चाहे तो आप आर एल बदलो, चाहे आईडीसी बदलो, ठीक है, तो बदलने पे क्या होगा, ईडीसी का मान जो है वो बदलता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है लोड परिपथ से लोड को हटाने पर निर्गत वोल्टता का लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता के सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला है, VNL माइनस VFL ओवर VFL इंटू 100%, ये परसेंटेज के फॉर्म में निकालेगा। VNL हो गया नो लोड, देखो जब सर्किट के अंदर कोई लोड जुड़ा है आप इसको हटा देते हो, तो नो लोड की कंडीशन जो होती है, नो लोड का मतलब होता है RL बराबर इनफाइनाइट, जब दो सिरे ओपन है,
ओपन का मतलब हवा उनके अंदर भरी हुई है बीच में, तो हवा एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करती है, एक कुचालक की तरह बिहेव करती है। और जब कुचालक पदार्थ होता है तो उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, मीन्स कुचालक जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा तो उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइडियली हम लोग मानते हैं। तो नो लोड की कंडीशन वो होगी जिसमें RL जो है वो इनफाइनाइट होगा, और फुल लोड की कंडीशन जिसमें जो भी RL की वैल्यू है फुल वो हम लोग लेंगे, जो RL दिया हुआ होगा, ठीक है, वो हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारे सर्किट के अंदर कि व्हाट इज़ द VNL एंड व्हाट इज़ द VFL। तो आदर्श शक्ति प्रदायक के लिए वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज नियमन का मान 0 होना चाहिए, अर्थात निर्गत दिष्ट वोल्टता जो है वो लोड धारा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी EDC वोल्टेज है वो RL पे डिपेंड नहीं करे, लेकिन ऐसा है तो नहीं, क्योंकि हमने जो EDC निकाली है, EDC इज इक्वल टू क्या होता है IDC इंटू RL, और EDC होती है IDC इंटू RL। IDC होता है IM बट्टे पाई, IM होता है EM बट्टे पाई R प्लस RL, और इंटू क्या है RL। तो ये यहाँ पे है ना, ये वो पीछे वाला ये जो मैंने थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखा है, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप LCM लोगे तो ऊपर R प्लस RL बनेगा, तो R से R रिमूव हो जाएगा, RL बटे R प्लस RL बन जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। फिर इसको आप अंदर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो EM बटे पाई, और इसका इसके साथ करोगे तो EM R बटे पाई R प्लस RL, तो EM पाई और R प्लस RL ये होता है IDC। तो IDC इंटू R, ये R लगाए ना साथ में, तो IDC इंटू R। अब EDC का जो ये एक्सप्रेशन है उससे ये बात निकल कर के सामने आती है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो एक स्थिर वोल्टता स्रोत के समान कार्य करता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है R है, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर को आप इस तरीके से शो कर सकते हो, एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टता क्या है EM बटे पाई, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि किरचॉफ के नियम से क्या होता है, जो सोर्स वोल्टेज होती है वो सर्किट एलिमेंट पे जैसे जितने भी एलिमेंट होंगे उन पे जितना जितना ड्रॉप होगा हो जाएगा, लेकिन जब सब एलिमेंट के ऊपर जितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है उसका जब आप सम करोगे, जोड़ करोगे, तो जो वो सोर्स वोल्टेज होती है उसके बराबर होगा। तो EM बटे पाई जो है यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है, सर्किट में सिर्फ RL जुड़ा हुआ है, तो RL पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, आउटपुट पे जो भी हमें मिलेगा वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। सोर्स वोल्टेज है EM बटे पाई। जैसे मान लीजिए इस RL पे जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है उसको हम लोग EDC ऐसा कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसका क्या है, ये सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, और सर्किट के अंदर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या करता है, सोर्स वोल्टेज की वोल्टेज को कम कर देता है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इसके वोल्टेज को कम कर देता है, जिससे अभी जैसे एक्चुअल में इसका EM बाई पाई है, तो फिर इसमें से जब IDC करंट फ्लो करेगी तो IDC इंटू R, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R, तो IDC इंटू R ये वोल्टेज हो गई, तो इस वोल्टेज के बराबर वोल्टेज जो है वो सोर्स में से कम हो जाती है, तो लोड पे हमें क्या मिलता है EM बटे पाई माइनस IDC R, ठीक है। इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो एक ऐसे स्थिर वोल्टता स्रोत के समान कार्य करता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल r होता है। जब EM ओवर पाई को IDC के साथ आप ग्राफ खींचते हो इसका, तो EM इज़ इक्वल टू क्या होता है, वैसे तो IDC RL होता है, जैसे ऊपर वाला ये जो एक्सप्रेशन है इससे अगर हम लोग इसको देखें तो फिर जैसे कि EM ज़ीरो पर, जैसे IDC का मान क्या है 0, यहाँ पे IDC का मान क्या है 0, 0 करने पर EDC किसके बराबर हो जाएगा, ये EDC है इधर ऊपर वेरी कर रहा, ये EM बटे पाई इसलिए लिखा है क्योंकि ये पीक वैल्यू जो है ना वो क्या है EM बटे पाई है। IDC 0 होने पर EM बटे पाई वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे जैसे IDC का मान बढ़ता जाएगा ये जो ग्राफ है या जो कर्व है वो नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि EM
EDC किसके बराबर होता जाएगा, EM बटे पाई से कुछ ना कुछ कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ जो ग्रेजुअली क्या होता है, कम होता चला जाता है इस तरीके से। लोड धारा की अनुपस्थिति में दिष्ट वोल्टता क्या है, EM बटे पाई के बराबर है। अब देखो लोड धारा की अनुपस्थिति में वोल्टता दिष्ट वोल्टता जो वो EM बटे पाई के बराबर है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे हमने EDC निकाला था EM बटे पाई माइनस IDCR, और एक्चुअल में ये होता है यही है ना, EM RL बटे पाई R प्लस RL। तो मैंने क्या किया, EM बटे पाई और RL जो ऊपर वाला है उसको आप नीचे ले आओ, नीचे ले आओगे तो ये नीचे इस तरीके का बन जाएगा, जिसमें आप अगर RL को इनफाइनाइट रखते हो, नो लोड की कंडीशन मतलब RL इनफाइनाइट, तो R बटे RL है, तो R बटे इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो, तो ज़ीरो बन गया। तो EM बटे पाई यानी कि नो लोड की कंडीशन में जो दिष्ट वोल्टता है उसका मान कितना होता है, EM बटे पाई के बराबर होता है। IDC का मान बढ़ने पर EDC का मान रेखीय रूप से कम होता है, ये इस कर्व के बारे में बता रहा है। अब हम लोग अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। वी आर इज इक्वल टू VNL, नो लोड की कंडीशन में आउटपुट, माइनस VFL फुल लोड की कंडीशन में बटे VFL। तो हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं। नो लोड की कंडीशन में तो है EM बटे पाई, फुल लोड की कंडीशन में है EM बटे पाई माइनस IDCR, EM बटे पाई माइनस IDCR, ऊपर बच गया IDCR, नीचे ये EM बटे पाई माइनस IDCR। चूँकि आप जानते हो कि EDC इज इक्वल टू क्या है, IDCRL, और EDC इज इक्वल टू ये भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, EM बटे पाई माइनस IDCR। तो इन दोनों से, लास्ट वाले दोनों जो है, इन दोनों से हम क्या लिखेंगे, EM बटे पाई। अब इसको आप इधर ले जाओ तो IDCR प्लस RL, ठीक है। EM बटे पाई की जगह यहाँ पे आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में IDCR प्लस RL रख सकते हो। तो R वाले से R वाला गया, IDCR बटे RL बच गया, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, VR इज इक्वल टू R बटे RL। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है RL की, यानी कि जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका मान जो है वो कम होता चला जाएगा फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज के बारे में, कि पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होती है। यह वह अधिकतम वोल्टता है जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है। डायोड में इस अधिकतम वोल्टता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जब हमारा डायोड नहीं चल रहा होगा उस कंडीशन में डायोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे कहते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर में चालन न होने पर डायोड पर अधिकतम वोल्टता जो होती है वो आरोपित निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान EM के तुल्य होती है। अतः अर्ध तरंग दुष्टकारी के लिए प्रति शिखर वोल्टता या पीक इन्वर्स वोल्टेज किसके बराबर होती है, EM। जो सेकेंडरी कॉइल पे आती है EM साइन ओमेगा टी, तो उसकी पीक वैल्यू क्या है EM, तो वो EM के बराबर जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डायोड पर होगा इन कंडीशन जिसमें डायोड जो है वो नहीं चल रहा होगा। अब देखो डायोड किस कंडीशन में नहीं चलता है, जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तब तो वो चलता है, लेकिन जब वो रिवर्स बायस में होता है ना, जब आप उसको इधर माइनस से और इधर जो है आप उसको प्लस से जोड़ देते हो तब क्या होता है, ये डायोड जो वो चलता नहीं है। और जब डायोड नहीं चलता है तो डायोड किस तरीके से बिहेव करता है, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो R जो है वो हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी है। तो जब डायोड नहीं चलेगा तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मान का हो जाएगा, एज ए ओपन सर्किट वो बिहेव करता है, और उस टाइम जितना भी इनपुट वोल्टेज आता है वो सारा उस पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो हमारे पास इनपुट आ रहा होगा EM साइन ओमेगा टी, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है EM, तो EM के बराबर मान जो है उस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। और पीक इन्वर्स वोल्टेज इसी को कहते हैं जो मैक्सिमम वोल्टेज जो डायोड पर नहीं चलने की अवस्था में उपस्थित होता है। डायोड में इस अधिकतम वोल्टता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम लोग
बात करते हैं निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक। जो हमारी आउटपुट करंट या वोल्टेज है उसको आप फूरिये विश्लेषण द्वारा भी लिख सकते हैं। फूरिये जो सीरीज़ है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। फूरिये के बारे में आप लोग अपने मैथमेटिकल का जो पेपर है एक और उसके अंदर पढ़ेंगे। एक पूरा उसका जैसे मैथमेटिकल फिज़िक्स की आपका एक पूरा पेपर है तो उसके अंदर बहुत एक्सप्लेन के करके फूरिये को फूरिये एनालिसिस जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो वहाँ पर इसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको कि फूरिये जो सीरीज़ है उसके बारे में किस तरीके से लिखेंगे। आई इज़ इक्वल टू, जैसे धारा के लिए लिख रहे हैं तो आई इज़ इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ऑफ ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समेशन बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, जो ये ए नोट ए एन और बी एन है इनके मान हमें निकालने हैं और ये मान जो है वो ऊपर वाली सीरीज़ में रखते चले जाएंगे और हमारी फूरिये सीरीज़ जो है वो बन जाएगी। ए नोट निकालने का तरीका, ए नोट निकालने का फॉर्मूला है 1/t 0 to t i dt और ए एन निकालने का 2/t 0 to t i cos n ओमेगा t और बी एन का 2/t 0 to t i sin n ओमेगा t dt। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एज़ यू नो कि हमारी करंट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to t/2 के लिए ही होती है। आई इज़ इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और बाकी के आधे हिस्से के लिए जो करंट है वो ज़ीरो होती है। तो ए नोट जो फॉर्मूला है, ए नोट है यहाँ पे, ये जो ए नोट है वो यहाँ पे किसको बता रहा है, आई डी सी जो होती है ना हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो उसी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। देखिए आप, टोटल करंट बटे टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आईडीसी। तो इसको तो हम इंटीग्रेट कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं आई एम बटे पाई। बुक में आपको डायरेक्ट ही लिख दिया गया है कि जैसे आप सेकंड जो है, जैसे ए एन है, ए एन के अंदर आप आई का मान रखोगे तो आई है आई एम साइन ओमेगा टी और आगे है कोसाइन ओमेगा टी डी टी। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके t/2 के लिए, बाकी आधे हिस्से के लिए तो क्या है आई 0 है। तो जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें डायरेक्ट रिज़ल्ट लिखे हैं। इसी तरीके से बी एन के लिए भी लिखे हैं। मैंने मैथमेटिक्स की किताब में से आप लोगों के लिए वो रिज़ल्ट यहाँ पे शो किए हैं। यहाँ पे जैसे ये ए नोट ए एन और बी एन ये हाफ वेव रेक्टिफायर का ही डेरिवेशन है। तो इसमें जो ई नोट लिखा हुआ है ना वो हमारे करंट का जैसे मैक्सिमम मान है आई एम, तो ई नोट जो है वो आप यहाँ पे आई एम मान सकते हो। अब देखो जैसे ए एन है, ए एन का मान निकाल रहे हैं तो ए एन में जैसे -t/2 से t/2 है, तो ये तो फुल इसका इसने वेव को लिया है -t/2 से +t/2, हमने लिया है 0 to t, तो टोटल तो t ही है। और करंट हमें कौन सी मिल रही है, 0 से t/2 मिल रही है, तो इसमें भी वही है 0 to t/2। अब हम लोग मान रखेंगे इसके अंदर। देखो जैसे ई नोट साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे हमारा है आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ई नोट को तो आई एम मान लो आप यहाँ पे, क्योंकि उसने वोल्टेज के लिए लिखा है, हम लोग करंट के लिए लिख रहे हैं। और साइन ओमेगा टी कोस एन ओमेगा टी, ये कोस के साथ एन आएगा यहाँ पे, जिससे क्या आ जाता है जैसे ये जो फॉर्मूला है 2 साइन ओमेगा टी कोस एन ओमेगा टी, ये होता है ना साइन ओमेगा टी और कोस एन ओमेगा टी। इसका मान होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन और ए प्लस बी यानी कि एन प्लस 1 प्लस एन, ए के अंदर तो ए का मतलब हो गया साइन ओमेगा टी है, तो ए का मतलब साइन के अंदर 1 है, और कोस एन ओमेगा टी है तो मतलब बी का मतलब है एन, स्मॉल एन। तो साइन एन प्लस 1 ओमेगा टी माइनस साइन एन माइनस, क्योंकि ये एक्चुअल में तो प्लस में लिखते, फॉर्मूला तो क्या प्लस में है, 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए तो क्या है 1 है और बी क्या है एन। तो हमने यहाँ पे ये सेकंड वाले टर्म में a माइनस बी नहीं लिख करके b माइनस ए लिखा, इसीलिए माइनस को बाहर निकाल दिया है। फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन n प्लस 1 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस n प्लस 1 ओमेगा टी बटे n प्लस 1 ओमेगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, और साइन n माइनस 1 का होगा माइनस में तो प्लस आ जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया।
फिर आप इसकी वैल्यू रखोगे। देखो जैसे t/2 रखोगे तो ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा और t/2 ये है, तो ओमेगा होता है 2π/t और ये है t/2। 2 से 2 गया, t से t गया, पाई बच गया। तो इसने इन टर्म्स में सिंपली पाई लिख दिया है ओमेगा टी को हटा करके, लिमिट रखने के बाद, t/2 वाली लिमिट रखने के बाद सिंपली पाई लिख दिया है। जब ज़ीरो रखोगे तो पहली वाली टर्म माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, दूसरी प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे an है, जब n ओड है या विषम है, n जब ओड होगा तो देखिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर n+1, तो ओड होने पे ये इवन हो जाएगा और इवन कॉस क्या देता है, +1 देता है। तो ये एज इट इज़ रहेगा टर्म, और ये एक जैसे हो जाएंगे विद माइनस साइन, आगे वाले के पास माइनस साइन है तो ये कैंसिल होंगे ओड होने पे। और इस टर्म में 2-1 तो ये भी इवन हो जाएगा। जैसे हमने इवन नंबर लिया है, सॉरी ओड लिया है, तो ये भी सेकंड टर्म भी n को ओड लेने से सेकंड टर्म इवन हो जाएगा, और इवन होने से ये भी प्लस का प्लस का रहेगा, और 1/n-1 ओमेगा इधर भी यही है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ओड लेने पर क्या आ रहा है, मान 0 आ रहा है। और जब आप इवन लोगे तो इवन लेने पर इसका मान जो है वो ये आ जाएगा। जैसे इवन लोगे ना तो टर्म्स क्या हैं, जुड़ जाएंगी। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ऐसा ही आएगा। जैसे cos n+1 पहली वाली टर्म है तो इवन लेने से ये ओड बनेगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और जैसे कि है ना ओड सॉरी इवन लोगे, सम संख्या लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, फिर आपस में ये घटाओगे तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से जो bn है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 2/t e sin n ओमेगा t। ठीक है, ऊपर वाले कोस के अंदर n नहीं लिखा गया, वो n आएगा, तो e0 sin ओमेगा t और sin n ओमेगा t। तो 2 sin a sin b किसके बराबर होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b के बराबर होता है। तो आप इसका भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लोगे तो cos n-1 का हो गया इंटीग्रेशन sin n-1 ओमेगा t बटे n-1 ओमेगा, और cos n+1 का sin n+1 बटे n+1। तो sin के अंदर तो आप अगर t/2 रखोगे तो 0 आएगा, और 0 रखोगे तो 0 आएगा। तो इसका मान कब आएगा, इसका मान देखो bn इज इक्वल टू, इसने लिखा ना 0, लेकिन कब 0 नहीं है, जब n इज़ नॉट इक्वल टू 1। जब n का मान 1 नहीं है तब देखते हैं। n का मान जब 1 नहीं है तो क्या होगा, जैसे 2 है तो भी तो साइन पाई ही बनेगा ना, जब n इज़ इक्वल टू 1। तो 1 लेने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन जो n-1 पाई बटे n-1 ओमेगा माइनस साइन, सॉरी ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ही शुरू कर रहा है। n का मान 1, जैसे ये है ना, यहाँ पे n का मान जैसे 1 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो 2e0 बटे टी या 2im बटे टी हमारे वाले एक्सप्रेशन के लिए साइन स्क्वायर का मान जो होता है हाफ साइकिल के लिए हाफ होता है, 1/2 होता है, नहीं 1/4। तो जिससे क्या होगा, ये हमारे पास बचेगा e0/2। जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, im/2 आ जाएगा, एक तरीके से आपको सही मैं कहूँ तो, क्योंकि साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कोस क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2। तो 2 से 2 चला जाएगा, 1 माइनस कॉस है तो कॉस तो साइन में बदलेगा तो 0 हो जाएगा, ये इधर क्या बनेगा, 1 का t हो जाएगा, तो उसकी जगह आप रखोगे t/2, और आगे क्या है, e0 या im, आगे है im बटे क्या है, t, तो t से t गया तो im/2 बच गया।
ठीक है। तो बी एन का मान जो है या n इज इक्वल टू 1 के लिए आई एम बटे 2 आ जाएगा। आई एम इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप ई नोट के साथ कंफ्यूज ना हो। हमारे जो अभी डेरिवेशन में सिर्फ आई एम ही यूज़ किया गया है, यहाँ पे करंट वाला लिया गया है, ये वोल्टेज के लिए लिख रहा है। तो फिर इन सब के मान रख देते हैं। मान रखने पर देखो वापस हम लोग हमारे डेरिवेशन में ही चलते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो ए नोट की है वो तो है आई एम बटे पाई। ए नोट क्या है, आई डी सी है, तो आई एम बटे पाई। फिर सेकंड जो है ए एन, उसके अंदर जब एन को आप सम लेते हैं तो सम का मतलब 2 3 ऐसे, सॉरी 2 4 ऐसे, तो ए एन साइन ओमेगा टी होता है ना एक्सप्रेशन के अंदर, तो साइन और इसके अंदर आई एम बाई 2 आ गया। ठीक है, एक बार हम लोग वापस ऊपर देखते हैं। सीरीज़ के अंदर ए एन के साथ कोस है और बी एन के साथ जैसे साइन है, तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो बी एन वाली है, सॉरी फर्स्ट तो आई डी सी है आई एम बटे पाई, दूसरा बी एन है जैसे एन का मान 1 है तो उसके लिए क्या आ गया, 1 बटे आई एम बटे 2, ये है ना आई एम बटे 2 साइन ओमेगा टी। जब n इज इक्वल टू 1 है तो साइन n था तो n का मान 1 हो गया। उसके बाद ये वाले टर्म्स हैं कोस वाले या ए एन वाले, ए एन कोस ओमेगा टी था ना, तो जब n का मान सम होगा है ना, तो सम तो मतलब हम लोग 2 4 ऐसे रखेंगे। तो जब हम लोग इसके अंदर रखेंगे 2 रखेंगे तो आएगा 2 आई एम बटे पाई, और नीचे क्या बन जाएगा 2 रखने से 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 3 पाई आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से आगे भी मान जो है वो चलता चला जाएगा। इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें माइनस का साइन भी आएगा। आप जब डेरिवेशन करके देखोगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगा रखा है, ये जो सीरीज़ है उसके अंदर देखो माइनस आ रहा है ना, डिराइव कर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस आएगा इसके अंदर, तो एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है वो क्या है, इस सीरीज़ के अंदर जो पहला पद है वो डीसी है, धारा का औसत मान। द्वितीय पद जो है वो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के बराबर है, और जिसका शिखर मान क्या है आई एम बटे 2, और अन्य पद जो है वो द्वितीय सन्नादी चतुर सन्नादी, यानी कि जैसे आवृत्ति जो होती है उसका 2 गुना द्वितीय सन्नादी, 4 गुना चतुर सन्नादी, जैसे ये है ना 2 ओमेगा टी 4 ओमेगा टी, तो आगे के पद रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरी एनालिसिस, और आज हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी रिपल फैक्टर, जो कि जो हमें आउटपुट में डीसी मिलते हैं उसमें कितने एसी कंपोनेंट मौजूद होते हैं उनका मान होता है। फिर वोल्टेज रेगुलेशन, जो वोल्टेज लोड बदलने से, करंट डीसी बदलने से, आईडीसी बदलने से बदलती है, तो किस तरीके से वो लोड पे डिपेंड करती है, और उसके बारे में पढ़ा। फिर पीक इनवर्स वोल्टेज, जो डायोड के ऑफ कंडीशन में डायोड पर मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो, और फिर लास्ट में हमने बात करी है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट, पूरी एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसके लिए हमने ये मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका डेरिवेशन है वो भी यहाँ पे शो किया है। तो इसको अच्छे से स्टडी करना। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछना, मैथ्स की इसके अंदर कॉन्सेप्ट में भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।